Hello aspirants, hope you all are doing well. In today's session, we will discuss about bio-based chemicals, what are bio-based chemicals and why they are important for India. And this topic is very important for UPSC prelims as well as mains. And as you all know, at the end of session, we will discuss 3 prelims questions which are very important for UPSC prelims 2026. तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को. व्हाट आर बायोवेस्ट केमिकल्स. ये बायोवेस्ट केमिकल्स क्या हैं? अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल केमिकल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिन्यूएबल बायोलॉजिकल फीड स्टॉक्स लाइक शुगर कैन कॉर्न स्टार्च एंड बायोमास रेसिड्यू, उन्हीं को जो है बायोवेस्ट केमिकल्स कहा जाता. और अगर हम इनके प्रोडक्शन की बात करें कि इनको जो है किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता बाय यूजिंग फर्मेंटेशन एंड एंजाइमेटिक प्रोसेस. और की आइडिया क्या है इसको जो है वाई जो है केमिकल्स प्रोड्यूस्ड, तो जो की आइडिया है ये रेन्यूएबल होते हैं एंड लो कार्बन ऑल्टरनेटिव्स होते हैं पेट्रोकेमिकल्स के लिए. अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स ऑफ बायोवेस्ट केमिकल्स, तो कौन कौन से हैं बायोवेस्ट केमिकल्स? लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, लैक्टिक एसिड हो गया, बायो एल्कोहल्स लाइक इथेनॉल हो गया, सॉल्वेंट्स हो गए, सर्फेक्टेंट्स हो गए, या फिर प्लास्टिक इंटरमीडिएट्स वगैरह हो गए. वो ये सब जो हैं बायोवेस्ट केमिकल्स हैं. हम एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं. लाइक सोर्बिटोल हो गया, ग्लाइसिरोल हो गया, ये सब भी जो हैं बायोवेस्ट केमिकल्स हैं. और जो ये बायोवेस्ट केमिकल्स जो हैं दे हैव द कैपेबिलिटी टू रिप्लेस फॉसिल वेस्ट केमिकल्स इन इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन्स. अब अगर हम फॉसिल वेस्ट केमिकल्स की बात करें कि फॉसिल वेस्ट केमिकल्स कौन से होते हैं, तो जो फॉसिल उनके भी हम एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पर. फॉसिल वेस्ट केमिकल्स, तो जैसे कि इथाइलिन हो गया, प्रोपाइलिन हो गया, ये पेट्रोलियम से प्रोड्यूस किए जाते हैं ये केमिकल्स. अमोनिया हो गया, जो कि नेचुरल गैस से प्रोड्यूस किया जाता है. एंड कोल तार हो गया, कोल तार जो है कोल से प्रोड्यूस किया जाता है. ये फॉसिल बेस्ड केमिकल्स कहलाते हैं. व्हाट आर एंजाइम्स. तो एंजाइम्स क्या होते हैं? अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करें एंजाइम्स की, तो दे आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट दैट एक्सिलरेट केमिकल रिएक्शंस. ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं जो कि रिएक्शंस को एक तरह से एक्सिलरेट करते हैं. और इनका यूज़ किया जाता, दे आर यूज्ड इन डिटर्जेंट्स, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, पल्प एंड पेपर एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग में भी जो है एक इनका जो एंजाइम्स है उनका यूज़ किया जाता है. दे जनरली ऑपरेट एट लोअर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर. वाई डज इंडिया नीड दैम. इंडिया को क्यों ज़रूरत है इनकी? तो अगर हम स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें इसकी, तो इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलती है. दे रिड्यूस पेट्रोकेमिकल इंपोर्ट्स, यानी कि जो इंडिया के पेट्रोकेमिकल इंपोर्ट्स हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं ये. स्ट्रेंथन आत्मनिर्भर भारत, क्रिएट न्यू एग्री मार्केट्स एंड सपोर्ट क्लाइमेट कमिटमेंट्स एंड बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस. और अगर हम इंडिया के इंपोर्ट की बात करें, हम एक डेटा अगर 2023 के डेटा की बात करें, यानी कि एसिटिक एसिड की, तो इंडिया ने जो है 2023 में ऑलमोस्ट $479.8 मिलियन का एसिटिक एसिड जो है इंपोर्ट किया था 2023 में. अगर इंडिया की स्ट्रेंथ की बात करें कि इंडिया की क्या स्ट्रेंथ है, तो हमें इंडिया की स्ट्रेंथ देखने को मिलती है क्योंकि इंडिया हैव लार्ज एग्रीकल्चरल वेस्ट, स्ट्रॉन्ग फर्मेंटेशन एक्सपर्टीज लाइक फार्मा एंड वैक्सीन्स, स्किल्ड बायोटेक वर्कफोर्स हमें देखने को मिलता है इंडिया में, एंड एक्सपेंडिंग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी इंडिया में देखने को हमें मिलता है.
पॉलिसी सपोर्ट की बात करें कि पॉलिसी सपोर्ट क्या है इसको लेकर, तो बायो E3 पॉलिसी हमें देखने को मिलती है। बायो E3 पॉलिसी मींस बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। और अगर हम इसके फोकस की बात करें कि इसका जो फोकस एरियाज़ क्या हैं, तो जैसे कि बायो बेस्ड केमिकल्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या बायो फाउंड्रीज एंड पायलट प्लांट्स हो गए। यहाँ पर इसका फोकस एरिया हमें देखने को मिलता है बायो E3 पॉलिसी का। कुछ की इंडियन इंडस्ट्री प्लेयर्स हमें देखने को मिलते हैं जो इसमें काम करते हैं। हम जैसे कि बायो बेस्ड केमिकल्स हो गए या फिर एंजाइम्स हो गए, जैसे कि एक दो के नाम मैं ले दे रहा हूँ, जैसे प्राज इंडस्ट्रीज़ हो गए, गोदरेज हो गए, गोदावरी हो गए, ये सब जो है हमें बायो बेस्ड केमिकल्स में देखने को मिलते हैं। एंड एंजाइम्स लीडर्स की बात करें तो लाइक नोवोजाइम्स इंडिया है, या फिर एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजी, ये हमें देखने को मिलते हैं एंजाइम्स में। ग्लोबली अगर हम देखें तो देर आर मैनी कंट्रीज हु आर डूइंग गुड प्रैक्टिस इन बायो बेस्ड केमिकल्स, लाइक यूरोपियन यूनियन हो गया या फिर USA हो गया। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना फॉलो बायो इकोनॉमी एज स्ट्रेटेजिक सेक्टर। और एंड इफ़ वी टॉक अबाउट जापान, तो जापान जो है वो फॉलो करता रिसर्च टू मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेशन। तो ये कुछ कंट्री हैं जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं यूज़ करते हैं। अब की चैलेंजेस की बात करें कि इंडिया के लिए कौन कौन से की चैलेंजेस हैं जो कि इंडिया फेस कर सकता है, जैसे कि कॉस्ट डिसएडवांटेज वर्सेस पेट्रोकेमिकल्स हो गए, फीड स्टॉक रिलायबिलिटी इश्यूज हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हो गए, या फिर मार्केट एडॉप्शन हेजिटेशन हो गया, नीड फॉर स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशन, यानी कि न्यू सर्टिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो ये सब हो गए। और अगर हम अर्ली स्टेज स्केल रिस्क की बात करें, यानी कि इंडिया के लिए, तो ये एक तरह से डिस्करेज कर सकता प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अगर अर्ली स्टेज स्केल रिस्क रहते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या रहेगा एंड कंक्लूजन, तो वे फॉरवर्ड हो सकता है आगे का रास्ता पॉलिसी मेजर्स हो सकते हैं, लाइक स्केल बायो फाउंड्रीज एंड पायलट प्लांट्स, पब्लिक प्रोक्योरमेंट सपोर्ट हो गया, सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क हो गया, या फिर इंडस्ट्री एकेडमिक कोलेबोरेशन हो गया, या फिर इंसेंटिव्स और अर्ली स्टेज स्केल अप हो गया। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन वी सी बायो बेस्ड केमिकल्स एंड एंजाइम्स कैन रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस, यानी कि जो इंडिया की डिपेंडेंस है पेट्रोकेमिकल्स पर, बायो बेस्ड केमिकल्स जो हैं उसको रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और वो इसको रिड्यूस कर सकते हैं। सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया क्लाइमेट गोल्स को, यानी कि जैसे इंडिया का नेट जीरो इमिशन का जो गोल सेट है उसको सपोर्ट करेंगे। इंक्रीज फार्मर इनकम्स, फार्मर इनकम को ये इंक्रीज कर सकते हैं। एंड स्ट्रेंथन इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस, इसीलिए इंडिया को इसकी ज़रूरत है। एंड अमॉन्ग ऑल दिस इंडिया कैन इमर्ज एज ए ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अब हम अपने क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। यह क्वेश्चन इसी टॉपिक पर फ्रेम किया गया है। हम क्वेश्चन रीड करते हैं, हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हम वन बाई वन उनको रीड करते हैं, फिर अपना आंसर करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, विथ रिफरेंस टू बायो बेस्ड केमिकल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले स्टेटमेंट में क्या कहा गया, ऑल बायो बेस्ड केमिकल्स आर बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। क्या सारे के सारे बायो बेस्ड केमिकल्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं? ये स्टेटमेंट कुछ एक्सट्रीम नहीं लगता? यस, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली एक्सट्रीम, और ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। मैं बताता हूँ। जब हम पॉलीइथाइलिन का एग्जांपल देखते हैं, तो पॉलीइथाइलिन जो है वो बायो बेस्ड केमिकल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। अब हम अपना सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया, बायो बेस्ड केमिकल्स कैन बी केमिकली आइडेंटिकल टू पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। हम अगेन उसी एग्जांपल को देखेंगे, पॉलीइथाइलिन को। तो जो पॉलीइथाइलिन है
ये बायो बेस्ड केमिकल है और ये कन्वेंशनली यानी कि सिमिलर टू कन्वेंशनल प्लास्टिक्स। ये केमिकली सिमिलर है कन्वेंशनल प्लास्टिक्स के पॉलीथाइलिन। तो जो सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट था, यानी कि करेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम अपना थर्ड स्टेटमेंट देखें तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या कहा गया? प्रोडक्शन ऑफ बायो बेस्ड केमिकल्स नेसेसरीली रिड्यूस लाइफ साइकिल कार्बन इमिशन। या नेसेसरीली लाइफ साइकिल कार्बन इमिशन को रिड्यूस करेंगे जो बायो बेस्ड केमिकल्स हैं? तो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। और ये रॉन्ग क्यों है? इट डिपेंड्स अपॉन लैंड यूज, एनर्जी मिक्सचर, एंड सम अदर पैरामीटर्स, ना कि जो है बायो बेस्ड केमिकल नेसेसरीली जो है लाइफ साइकिल कार्बन इमिशन को रिड्यूस करेंगे। ये इन पर डिपेंड करेगा, लैंड यूज़ पर या एनर्जी मिक्स पर या फिर अदर पैरामीटर्स पर। तो स्टेटमेंट थर्ड हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ हमारा? यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही हुआ। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, यानी कि ट्रू ओनली। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। जब भी इस तरह के कीवर्ड आए एक्सट्रीम टाइप के, जैसे ऑल हो गया या नेसेसरीली ये कीवर्ड हो, तो ऐसे केसेस में जनरली देखा जाता है कि रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मान लीजिए अगर आप इसी को रॉन्ग मान लेते, वन को ही, तो फिर आपका आंसर मतलब दो ऑप्शन आपके ऐसे ही निकल जाते। और अगर मान लीजिए इसको आपने एक्सट्रीम मान लिया, कहाँ नेसेसरीली कहा गया, तो थर्ड में अगर रॉन्ग मानते तो थर्ड के थ्रू ये गलत हो जाता आपका, बी सी डी गलत हो जाता एंड सी भी गलत हो जाता, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है, ये जब एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं वहाँ पर उसकी पॉसिबिलिटी रहती है रॉन्ग होने की, और जहाँ पर कैन वगैरह वर्ड आता है तो यहाँ पर जो सही होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, वहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं फिट बैठती। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? ये क्वेश्चन भी इसी टॉपिक पर फ्रेम किया गया। हम क्वेश्चन रीड करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग। और पूछा क्या गया? हाउ मैनी ऑफ द अबोव आर बायो बेस्ड केमिकल्स। यानी कि 5 हमें केमिकल्स दिए गए हैं, लैक्टिक एसिड, सॉर्बिटोल, ग्लाइसरॉल, अमोनिया एंड कोलतार। ये 5 केमिकल्स दिए गए हैं और हमसे पूछा गया इनमें जो ऊपर हैं कितने बायो बेस्ड केमिकल्स हैं। तो जैसे कि लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड क्या था? बायो बेस्ड केमिकल्स था, जैसे कि हमने डिस्कस किया अपने टॉपिक में, ये बायो बेस्ड था। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो जैसे बायो बेस्ड केमिकल्स वैसे क्या थे? तो बायो बेस्ड केमिकल्स वो थे जिनको प्रोड्यूस किया जाता जो है फीड स्टॉक्स है, लाइक जो शुगर कैन हो गया, स्टार्च हो गया, कॉर्न हो गए, या बायोमास जो है रेसिड्यू हो गया उनसे। तो जो लैक्टिक एसिड है वो बायो बेस्ड केमिकल है। सॉर्बिटोल क्या होता है? सॉर्बिटोल जो होता है ये शुगर एल्कोहल होती है। शुगर अल्कोहल होता है ये जो है जनरली प्रोड्यूस किया जाता है फ्रूट्स वगैरह, जैसे कि एप्पल्स वगैरह हो गए, उनसे प्रोड्यूस किया जाता है सॉर्बिटोल को। तो ये भी बायो बेस्ड केमिकल है, ये भी बायो बेस्ड केमिकल है, ये भी बायो बेस्ड केमिकल हुआ। एंड ग्लाइसरॉल, ग्लाइसरॉल क्या होता है? ये बाई प्रोडक्ट होता है वेजिटेबल्स ऑयल का। वेजिटेबल्स ऑयल का ये बाई प्रोडक्ट होता है ग्लाइसरॉल, और ये भी जो है बायो बेस्ड केमिकल होता है। अब अगर हम अदर टू, जैसे कि अमोनिया, हमने अपने टॉपिक में डिस्कस किया, अमोनिया क्या है? ये फॉसिल बेस्ड केमिकल होता है, लिख देता हूँ मैं, ये फॉसिल बेस्ड है। एंड कोलतार ये भी फॉसिल बेस्ड होता है। तो दो जो है फॉसिल बेस्ड हैं, तीन जो हैं
हमारे बायो बेस्ड केमिकल्स हैं। अब हम अपना ऑप्शन पढ़ते हैं, हमसे कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है ओनली 2 एंड ऑप्शन बी में है ओनली 3। तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, ओनली 3, क्योंकि 3 ही जो हैं वो बायो बेस्ड केमिकल्स हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और फिर हम उसको आंसर करते हैं। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय यूपीएससी इन प्रीलिम्स 2025। ये यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2025 में पूछा। हम क्वेश्चन रीड करते हैं फिर आंसर करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। हमें 3 सब्सटेंसेस दिए गए हैं, इथानॉल, नाइट्रोग्लाइसरीन एंड यूरिया। और पूछा क्या गया, कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मैनी ऑफ देम। अब यहाँ पर कैन का यूज़ किया गया है, तो पॉसिबिलिटी हो जानी चाहिए कि तीनों के तीनों में कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ हो जानी चाहिए। बट यहाँ इस क्वेश्चन में ये जो है फिट नहीं बैठता, ये एक तरह से एक्सेप्शन ही है। मैं बताता हूँ, इथानॉल जो है, पहले मैं कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है वो बता देता हूँ। तो जब कोल को कन्वर्ट किया जाता सिन गैस में, उसी को कोल गैसिफिकेशन कहा जाता है। और ये जो सिन गैस है ये मिक्सचर होता है CO का, H2 का, हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का एंड वाटर वेपर का। हालांकि अमोनिया भी होता है। तो इनके थ्रू जो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस किए जाएंगे इन गैसेस के थ्रू, वो जो है एक तरह से कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोड्यूस कर दिए जाएंगे, और जो नहीं किए जाएंगे वो नहीं किया जाएगा। तो अगर पहले में देखते हैं हम इथानॉल में, तो इथानॉल को जो है वो प्रोड्यूस किया जाता फर्मेंटेशन से, फर्मेंटेशन ऑफ सिन गैस, यानी कि सिन गैस के फर्मेंटेशन से इसको प्रोड्यूस किया जाता। तो इथानॉल सही हो जाएगा। अब हम आते हैं नाइट्रोग्लाइसरीन पर। तो नाइट्रोग्लाइसरीन जो है, जैसे कि हमने अपने उसमें बायो बेस्ड केमिकल्स में ही देखा, तो जो ग्लाइसिरोल होता है, ग्लाइसिरोल को जो है पास किया जाता नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड से ग्लाइसरोल को जब पास किया जाता है तो फिर हमें जो है नाइट्रोग्लाइसरीन मिलता है। तो यहाँ पर जो है सिन गैसेस का यूज़ नहीं होता, इसलिए सेकंड जो है रॉन्ग हो जाएगा। अब अगर हम थर्ड सब्सटेंस देखें, यूरिया, तो यूरिया कैसे प्रोड्यूस किया जाता। तो यूरिया जो है वो अमोनिया से जब हम CO2 पास करते हैं वाया हैवर प्रोसेस, तो फिर हमें यूरिया मिलता। तो यहाँ पर भी CO2 का यूज़ हुआ, जो कि सिन गैस में हमें एक मिक्सचर जैसे मिक्सचर देखने को मिलता। तो कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी यूरिया में भी यूज़ की जा सकती है। तो 2 सब्सटेंसेस हो गए। हमसे पूछा क्या गया था, प्रोडक्शन ऑफ हाउ मैनी ऑफ दैम। तो 2 हुए। तो ऑप्शन ए में है ओनली 1 एंड ऑप्शन बी में है ओनली 2। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ओनली 2। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक एंड दीज 3 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन गुड लक एंड कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन।